ओके। तो इन सब जांचों की जानकारी को मिलाकर डॉक्टर फाइनल डायग्नोसिस तक पहुंचते हैं। समझ गई। तो क्लिनिकल जांच, जेनेटिक टेस्ट और दूसरी सपोर्टिंग जांचें सब मिलकर तस्वीर साफ करती हैं। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, इलाज। क्या एफए का कोई इलाज है? इसे मैनेज कैसे करते हैं? देखिए, यहाँ हमें थोड़ा प्रैक्टिकल होना होगा। सच तो ये है कि आज की तारीख में फ्रीडरिख गतिभंग का कोई पूर्ण इलाज मतलब क्योर मौजूद नहीं है। कोई क्योर नहीं है? नहीं, ऐसी कोई दवा या थेरेपी नहीं है जो इसे जड़ से खत्म कर दे या जो नुकसान हो चुका है उसे पूरी तरह ठीक कर दे। ये सुनना तो काफी निराशाजनक है। तो फिर जब हम उपचार या मैनेजमेंट कहते हैं तो उसका मतलब क्या है? जब क्योर मुमकिन ना हो तो फोकस होता है लक्षणों को मैनेज करने पर, सिम्टम मैनेजमेंट। अच्छा। बीमारी के बढ़ने की रफ्तार को शायद कुछ धीमा करने पर, और सबसे जरूरी, मरीज की क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब जीवन की गुणवत्ता को जितना हो सके बेहतर बनाने पर। ओके। लक्ष्य ये होता है कि व्यक्ति अपनी सीमाओं के साथ भी जितना हो सके एक्टिव रहे, इंडिपेंडेंट रहे और आराम से जी सके। तो ये मैनेजमेंट होता कैसे है? क्या क्या करते हैं इसमें? इसमें कई तरह की सपोर्टिव थेरेपीज शामिल होती हैं। एक पूरी टीम मिलकर काम करती है। जैसे फिजियोथेरेपी, ये बहुत अहम है। फिजियोथेरेपी से क्या मदद मिलती है? नियमित फिजियोथेरेपी से मांसपेशियों की ताकत और लचीलापन बनाए रखने में मदद मिलती है। जोड़ों को स्टिफ होने से बचाया जा सकता है। बैलेंस बेहतर करने की कोशिश की जाती है ताकि चलने फिरने की क्षमता ज्यादा समय तक बनी रहे। बिल्कुल। और जो बोलने और निगलने में दिक्कत आती है उसके लिए स्पीच थेरेपी है। अच्छा। स्पीच थेरेपिस्ट बोलने को साफ करने में, सांस लेने की तकनीक सिखाने में मदद करते हैं। और अगर निगलने में मुश्किल हो रही है, जिसे डिस्फेगिया कहते हैं, तो उसे मैनेज करने में भी मदद करते हैं। इसके अलावा ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी है। वो किस लिए? वो रोजमर्रा के काम जैसे खाना, कपड़े पहनना, लिखना, इन कामों को आसान बनाने के तरीके सिखाते हैं, अक्सर सहायक उपकरणों यानी असिस्टिव डिवाइसेस की मदद से। समझ गई। और जो दूसरी समस्याएं थी जैसे दिल की या डायबिटीज, उनका क्या? उनका मैनेजमेंट भी उतना ही जरूरी है। रेगुलर कार्डियक चेकअप, जरूरत हो तो दवाएं लेना, अगर डायबिटीज हो गया है तो ब्लड शुगर कंट्रोल में रखना, ये सब बहुत जरूरी है। कई बार पैरों या रीढ़ को सपोर्ट देने के लिए ब्रेसेस या दूसरे ऑर्थोपेडिक डिवाइस भी चाहिए होते हैं। क्या लक्षणों को कम करने के लिए कोई दवाएं भी हैं? आपने रिसर्च का जिक्र किया था। कुछ दवाएं हैं जो शायद कुछ लक्षणों में थोड़ी मदद कर दें, पर वो बीमारी की जड़ पर काम नहीं करती। जैसे एक एंटीऑक्सीडेंट है, आइडिबेनोन। आइडिबेनोन। हाँ, कुछ देशों में कार्डियोमायोपैथी के लिए इस्तेमाल होता है, पर इसके फायदे शायद सीमित ही हों। और वो एक नई दवा का नाम सुनने में आया था, स्काईक्लैरिस। हाँ, वो एक जरूरी डेवलपमेंट है। ओमावेलोक्सोलोन ब्रांड नाम है स्काईक्लैरिस। इसे 2023 में अमेरिका की FDA ने मंजूरी दी है। अच्छा। ये खास तौर पर FA के लिए डेवलप और अप्रूव होने वाली पहली दवा है। ये काम कैसे करती है? ये खास प्रोटीन पाथवे NRF2 को एक्टिवेट करती है। इससे शरीर की एंटीऑक्सीडेंट क्षमता बढ़ती है और शायद माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन भी सुधरता है। क्लिनिकल ट्रायल्स में इसने बीमारी के बढ़ने की गति को कुछ हद तक धीमा करने के संकेत दिए हैं। ये तो बहुत बहुत बड़ी खबर है। क्या ये भारत में उपलब्ध है? नहीं, अभी नहीं। फिलहाल ये दवा भारत में आसानी से उपलब्ध नहीं है। मंजूरी अभी कुछ ही देशों में है और कीमत भी बहुत बहुत ज्यादा है। ओह। लेकिन हाँ, ये भविष्य के लिए एक उम्मीद जरूर जगाती है, दिखाती है कि रिसर्च सही दिशा में जा रही है। और भविष्य के लिए क्या उम्मीदें हैं? जैसे जीन थेरेपी, क्या उस पे काम चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। रिसर्च का एक बड़ा फोकस जीन थेरेपी पर है। क्योंकि ये एक सिंगल जीन की गड़बड़ी है, तो थ्योरी में जीन थेरेपी एक अच्छा सोल्यूशन लगता है। मतलब खराब जीन को ठीक करना। हाँ, या उसकी एक सही कॉपी कोशिकाओं तक पहुंचाना। इस पर कई रिसर्च ग्रुप काम कर रहे हैं। कुछ शुरुआती क्लिनिकल ट्रायल्स भी चल रहे हैं। लेकिन अभी टाइम लगेगा। हाँ, इसमें अभी कई चुनौतियां हैं। इसे एक सेफ और इफेक्टिव इलाज बनने में अभी समय लगेगा। और भी दूसरी नई दवाओं पर रिसर्च चल रही है। तो जब तक ये भविष्य के इलाज हकीकत नहीं बनते, तब तक मैनेजमेंट और सपोर्ट, यही सबसे जरूरी है। बिल्कुल। अब जरा भारत के संदर्भ में बात करते हैं। यहाँ FA से प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के लिए क्या सलाह है, क्या मदद उपलब्ध है? भारत में भी क्योंकि क्योर नहीं है, तो जोर पूरी तरह मैनेजमेंट और सपोर्टिव केयर पर ही है। सबसे जरूरी सलाह तो यही है कि एक अनुभवी न्यूरोलॉजिस्ट और दूसरे स्पेशलिस्ट्स जैसे कार्डियोलॉजिस्ट, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, इनके रेगुलर टच में रहें। बीमारी कैसे बढ़ रही है उस पर नजर रखना और जरूरत के हिसाब से मैनेजमेंट प्लान को बदलना जरूरी है। और थेरेपीज?
फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी? वो तो बहुत जरूरी है। उन्हें नियमित रूप से और लगातार जारी रखना चाहिए, बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। ओके। और जैसा पहले कहा, दिल की सेहत और ब्लड शुगर की नियमित जांच भी उतनी ही जरूरी है। परिवारों के लिए जेनेटिक काउंसलिंग कितनी अहम है यहाँ? बहुत बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि ये जेनेटिक बीमारी है तो प्रभावित परिवारों के लिए जेनेटिक काउंसलिंग बहुत फायदेमंद हो सकती है। कैसे? ग्रुप्स हैं। हाँ हैं। भारत में दुर्लभ बीमारियों के लिए काम करने वाले कुछ सपोर्ट ग्रुप्स और एनजीओज हैं। उनसे जुड़ना बहुत बहुत फायदेमंद हो सकता है। अच्छा, क्यों? क्योंकि ये ग्रुप्स सिर्फ इमोशनल सपोर्ट ही नहीं देते, बल्कि जानकारी शेयर करने, रिसोर्सेज तक पहुंचने में मदद करते हैं, और सबसे बड़ी बात, आप उन दूसरे परिवारों से जुड़ते हैं जो आपकी ही तरह की परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। हाँ, वो अकेलापन कम होता होगा। बिल्कुल, वो अकेलापन कम करने में बहुत मदद मिलती है। तो कुल मिलाकर भारत में भी एक मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच अपनाकर और जो भी सपोर्ट सिस्टम है उनका इस्तेमाल करके क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाया जा सकता है। निश्चित रूप से। भले ही हमारे पास अभी क्योर ना हो, लेकिन एक अच्छी देखभाल योजना जिसमें रेगुलर मेडिकल चेकअप हो, लगातार थेरेपी हो, सही उपकरण हो, इमोशनल सपोर्ट हो और कम्युनिटी का साथ हो, ये सब मिलकर एफए से प्रभावित लोगों को एक बेहतर, एक सार्थक जीवन जीने में मदद कर सकते हैं। लक्ष्य यही है कि डिसेबिलिटी के बावजूद एबिलिटी को मैक्सिमाइज किया जाए। ठीक है, तो आज हमने फ्रेडरिच गतिभंग के कई जरूरी पहलुओं को समझने की कोशिश की, जो भी जानकारी हमारे पास थी उसके आधार पर। अगर इस पूरी बातचीत की मुख्य बातें दोहरानी हो तो वो क्या होंगी? पहली बात, एफए एक दुर्लभ जेनेटिक प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। एफएक्सएन जीन में गड़बड़ी से होता है, जिससे फ्रिटेक्सिन प्रोटीन कम बनता है। सही। दूसरी, इसका असर बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, मसल्स, बोलने और अक्सर दिल पर भी पड़ता है। तीसरी, अभी तक कोई पक्का इलाज नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ हो नहीं सकता। सही मैनेजमेंट, सपोर्टिव केयर, जिसमें थेरेपीज, दवाएं, जैसे वो नई ओमावेलोसोलोन भले ही अभी लिमिटेड हो, और मजबूत इमोशनल और सोशल सपोर्ट, इनसे क्वालिटी ऑफ लाइफ में काफी सुधार आ सकता है। बिल्कुल सही। और इसमें समाज की भूमिका भी है। हाँ, इस जैसी दुर्लभ बीमारियों के बारे में जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है, ताकि प्रभावित लोगों और उनके परिवारों को अकेलापन न लगे। उन्हें वो सहानुभूति और सपोर्ट मिले जिसकी उन्हें जरूरत है। समझ और स्वीकृति, ये बहुत मायने रखती है। तो अंत में एक सवाल शायद हम सबको सोचना चाहिए। जब तक जीन थेरेपी या कोई ऐसी ही बड़ी सफलता हाथ नहीं लगती जो शायद इसका पक्का इलाज दे सके, तब तक हम अपने मौजूदा सपोर्ट सिस्टम्स को, हेल्थ केयर, थेरेपी, कम्युनिटी ग्रुप्स, सामाजिक जागरूकता, इन्हें और कैसे बेहतर बना सकते हैं? सही सवाल है। हम कैसे ये पक्का कर सकते हैं कि एको जैसी दुर्लभ बीमारियों से जूझ रहे हर इंसान और परिवार को वो पूरी देखभाल और सहारा मिले जिसके वो हकदार हैं, ताकि वो चुनौतियों के बावजूद एक बेहतर जिंदगी जी सकें? हाँ, इस पे सोचने की जरूरत है, व्यक्तिगत स्तर पर भी और सामूहिक रूप से भी।